नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ब्रिटेन के लिस्टरशायर शहर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव फैल गया है। यहां मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस को दखल देना पड़ा और कम से कम 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा है कि वो सभी पुलिस हिरासत में हैं। लिस्टरशायर पुलिस ने एक बयान में कहा, शांति बहाल करने के लिए तितर बितर करने और रोकने और तलाशी का अधिकार का इस्तेमाल किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक ट्वीट में आज के ताज़ा हालात को बताते हुए शांति बनाए रखने का समर्थन करने वालों को धन्यवाद दिया है। कहा जा रहा है कि लेस्टर में मौजूदा तनाव का माहौल काफ़ी दिनों से अंदर ही अंदर बन रहा था। 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद लिस्टरशायर शहर में तनाव बढ़ गया था। तब से अब तक ऐसी ही गड़बड़ी के कई मामलों में पुलिस ने कहा कि 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तनाव का ताज़ा घटनाक्रम शहर में शनिवार को एक अनधिकृत विरोध मार्च आयोजित करने के बाद घटा, जिसके बाद हिंदू और मुसलमान समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में पुलिस 2 जगहों पर भीड़ को रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। उस वीडियो में कांच की बोतलें फेंकी गई हैं, कुछ लोग लाठी डंडे लिए हुए देखे गए हैं। लेस्टर के पूर्वी हिस्से में बेलग्रेव रोड के एक स्थानीय माजिद फ्रीमैन ने द गार्जियन को बताया, वो बोतलें और हर तरह की चीजें फेंक रहे थे। वो हमारी मस्जिदों के सामने से आ रहे थे, समुदाय पर ताना मार रहे थे और लोगों को बेवजह पीट रहे थे। फ्रीमैन ने कहा, इसके जवाब में युवा मुसलमानों ने भी एक मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते, हम खुद अपने समुदाय की रक्षा करने जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय हिंदू संगठन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जाने जाने वाली दृष्टि ने द गार्जियन के हवाले से कहा कि हालिया अशांति अभूतपूर्व थी, लेकिन ये हिंदू थे जिन्हें निशाना बनाया गया और परेशान किया जा रहा था। ब्रिटेन में लंदन के पास लिस्टर शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच भड़के तनाव के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की है। भारतीय उच्चायोग ने अपने बयान में लिस्टर में हिंदू धार्मिक परिसरों में हिंसा और तोड़फोड़ का कड़ा विरोध किया। भारतीय उच्चायोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हमने इस मामले को ब्रिटेन के अधिकारियों के सामने मजबूती से उठाया है और इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। हम अधिकारियों से प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वो नहीं मानती कि राज्य में केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ममता बनर्जी ने इसके लिए भाजपा नेताओं के एक वर्ग पर अपने हितों को साधने के लिए उनका दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि केंद्र सरकार का एजेंडा और उनकी पार्टी के हित आपस में न मिलें। वहीं भाजपा ने उस प्रस्ताव का विरोध किया, जिसे बाद में विधानसभा से पारित कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार तानाशाही तरीके से व्यवहार कर रही है। ये प्रस्ताव विशेष रूप से किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि केंद्रीय एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण कामकाज के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम के कोऑपरेटिव चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जबरदस्त झटका दिया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने नंदीग्राम में एक सहकारी निकाय चुनाव में जीत हासिल की, जहां 2021 में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया। बीजेपी ने सहकारी निकाय भेकुटिया समाज कृषि समिति के 12 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की, जो पहले ममता बनर्जी की टीएमसी के कब्जे में थी। रविवार को हुए चुनाव में तृणमूल को सिर्फ 1 सीट मिली। बता दें, पिछले महीने नंदीग्राम के दूसरे हिस्से में तृणमूल ने बड़ी जीत हासिल की थी। टीएमसी ने नंदीग्राम 2 ब्लॉक में 51, सीपीएम को 1 और बीजेपी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। ममता बनर्जी की पार्टी ने कोंटाई और सिंगूर में भी जीत हासिल की। गुजरात के कथित इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर में सीबीआई जांच में मदद करने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को बर्खास्त किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 19 सितंबर को रोक लगा दी। ये रोक 1 हफ्ते के लिए लगाई गई है। बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात कैडर के आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त किया था। हालांकि वो 30 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने उससे पहले ही उन्हें बर्खास्त करने का फैसला किया। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय ने वर्मा को बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के सामने लंबित याचिका में संशोधन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। बता दें, वर्मा को 30 सितंबर को उनके रिटायरमेंट से पहले 30 अगस्त को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने अप्रैल 2010 और अक्टूबर 2011 के बीच 2004 के इशरत जहां मामले की जांच की थी और उनकी जांच रिपोर्ट पर एक विशेष जांच दल ने इसे एक फर्जी मुठभेड़ माना था। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह हाई कोर्ट के लिए है कि वो इस बात की जांच करे कि बर्खास्तगी के आदेश पर रोक जारी है या नहीं, क्योंकि इसने वर्मा को अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी थी।
17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। उससे पहले एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर से आवाज उठने लगी है। चुनाव से पहले 6 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी को कमान सौंपने के लिए प्रस्ताव पारित किए हैं। राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने तो पहले ही इसको लेकर प्रस्ताव पास कर दिया था, लेकिन अब बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की कांग्रेस कमेटियों ने भी प्रस्ताव पारित कर दिए हैं और ये क्रम लगातार जारी है। बता दें, सोनिया गांधी अभी मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव लड़ने को लेकर कई बार अनिच्छा जाहिर की है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटियां प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी पर फिर दबाव बना रही हैं। केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। शशि थरूर ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से सोशल मीडिया पर जारी की गई उस याचिका का समर्थन किया है जिसमें पार्टी में कई तरह के सुधार किए जाने की बात कही गई है। याचिका में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वो उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद सामने आए उदयपुर संकल्प को लागू करने का वादा करें। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 24 सितंबर से शुरू होने हैं। शशि थरूर के बारे में चर्चा है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। यहां बताना जरूरी है कि शशि थरूर कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 में शामिल हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय कर दिया। 80 साल के अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किरेन रिजिजू की मौजूदगी में दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह के साथ कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। अमरिंदर सिंह ने 12 सितंबर को दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद उनका बीजेपी में शामिल होना लगभग औपचारिकता मात्र रह गया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक और फैसला किया है। इसके अनुसार अब कांग्रेस उन राज्यों में भी भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है जो राहुल गांधी के रूट पर नहीं पड़ते हैं। इसके तहत अब 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर और 31 अक्टूबर से ओडिशा में 2300 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया गया है। असम में धुबरी से सादिया तक पदयात्रा निकाली जाएगी और ओडिशा में कांग्रेस नेता पूरे राज्य की पैदल परिक्रमा करेंगे। कांग्रेस के मुताबिक अभी अन्य राज्यों में भी ऐसी पदयात्रा की योजना बन रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी हर रोज कोई ना कोई आरोप लगाती रही है। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर लगातार झूठ बोलने के आरोप लगाए। गौरव वल्लभ ने कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा में मिल रहे प्रेम से घबराकर भारत तोड़ने की विचारधारा वाले लोग सत्य को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, इन लोगों का कंटेनर, कपड़े, कपट और झूठ बढ़ता ही जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महिलाओं में झूठ की शिरोमणि बताया और कहा कि महिलाओं में झूठ की शिरोमणि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करते हुए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा से शुरुआत नहीं की। झूठ शिरोमणि का झूठ पकड़ा गया मगर उसने देश से माफी नहीं मांगी। इसके अलावा झूठ शिरोमणि बालक IT सेल के चीफ कहते हैं राहुल गांधी जी प्रेस से नहीं मिलते हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं करते हैं, मगर राहुल गांधी जी हर दूसरे तीसरे दिन प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं और आम जन से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता ने तमिलनाडु के IT सेल के प्रमुख CTR निर्मल कुमार के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बेटी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर भी हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी ने भाजपा का माइंडसेट पहले ही सोच लिया था। जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु की मूरत सूरत उसको वैसी ही दिखती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तमिलनाडु बीजेपी के IT सेल हेड के राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की बेटी के फोटो को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कहा, देश पूछना चाहता है कि CTR निर्मल कुमार नामक जो व्यक्ति हैं उसने घृणित ट्वीट दिल्ली से किसके इशारे पर किया, उसको कौन निर्देशित कर रहा था, उसको पद से क्यों नहीं हटाया गया, प्रधानमंत्री माफी क्यों नहीं मांगते। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, जाती रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। उन्होंने कहा, आपके परिवार में, आपके समाज में ऐसी परंपरा होगी, हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है। आपके पदाधिकारी ने जो ट्वीट किया वो हिंदुओं, भारतीय संस्कृति और रिश्तों के विरोध में है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपनी मांगों के साथ सवाल पूछे। क्या नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगेंगे? क्या नड्डा जी विश्वास दिलाएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रेस वार्ता करेंगे? क्या झूठ शिरोमणि महिला स्मृति ईरानी अपने झूठ पर माफी मांगेंगी?
लखनऊ में सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सड़क पर उतरे हैं। दरअसल आज से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश विधानमंडल को घेरने की समाजवादी पार्टी की योजना के तहत अखिलेश समेत बाकी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सपा की योजना पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक पैदल मार्च करने की थी, लेकिन पुलिस ने विधानसभा से काफी पहले ही अखिलेश यादव व कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके साथ अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस भी तैनात है। सपा कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों से जुड़े बैनर अपने हाथों में लिए। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और सरकार विधानसभा में उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बारे में खबर आई है कि उन्हें शनिवार रात को फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर विमान से उतार दिया गया। कहा गया है कि ऐसा इस वजह से किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री नशे की हालत में थे। हालांकि पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने इससे पूरी तरह से इनकार किया है और ऐसी खबरों को पूरी तरह झूठ बताया है, जबकि पंजाब सरकार ने कहा है मुख्यमंत्री की तबीयत खराब थी। बता दें, भगवंत मान 11 सितंबर से 18 सितंबर तक जर्मनी के विदेश दौरे पर थे। उनका ये दौरा पंजाब में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए था। उन्हें 19 सितंबर की सुबह भारत वापस लौटना था। राज्य सरकार के सूत्रों ने द हिंदू अखबार को बताया कि भगवंत मान इस दौरे में उनके साथ गए अफसरों को लेकर कैब से फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय दूतावास ने वहां के कैब स्टाफ से कहा वो मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट से वापस ले आए क्योंकि वो तय फ्लाइट से भारत नहीं जा सके हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से लुफ्थांसा की LH 760 की फ्लाइट शाम को 1:40 पर थी और ये पहले से ही 3 घंटे लेट हो चुकी थी। द हिंदू अखबार के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि विमान के कैबिन क्रू और कुछ यात्रियों के बीच जोरदार बहस भी हुई। इस मामले में सोशल मीडिया पर आवाज उठने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बलविंदर सिंह कंग ने कहा, मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए हमारे राजनीतिक विरोधी इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर कथित रूप से नशे की हालत में होने और विमान में उतारे जाने की खबर को लेकर पंजाब में विपक्ष मान सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें, जबकि राज्य में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने इसे प्रोपेगेंडा बताया है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाजवा ने मांग की है कि फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को विमान से उतारे जाने की खबरों के मामले में व्यापक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उठाएंगे और मांग करेंगे कि वो लुफ्थांसा एयरलाइंस से इस बारे में पूछताछ करें और विमान से उतारे जाने की वजह सार्वजनिक की जाए। भाजपा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बताएं अगर ये घटना सही पाई जाती है तो वो भगवंत मान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के मामले में एक वेबसाइट की खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और ट्वीट कर कहा, इस वजह से फ्लाइट लेट हो गई और भगवंत मान आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में नहीं जा सके। उन्होंने कहा, इस तरह की खबर से दुनिया भर में रह रहे पंजाबियों को शर्मिंदगी हुई है। बादल ने कहा कि हैरानी की बात है कि पंजाब सरकार इसे लेकर खामोश बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को इस मामले में स्थिति साफ करनी चाहिए और भारत सरकार को भी इस मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि ये पंजाबियों और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा मामला है। बादल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान को विमान से उतारा गया है तो भारत सरकार को इस मुद्दे को अपने जर्मन समकक्ष के सामने उठाना चाहिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत को लेकर सुनवाई पर दिल्ली की एक अदालत ने 30 सितंबर तक रोक लगा दी। बता दें, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की अपील की थी। ईडी ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत से इस मामले को किसी अन्य जज को ट्रांसफर करने की याचिका दायर की थी। बता दें, स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने ईडी की खिंचाई की थी। वहीं अब इस याचिका को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में जिला जज ने सभी अभियुक्तों को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख 30 सितंबर की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बताया है कि आज ईडी ने आम आदमी पार्टी के एमसीडी के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन किया है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना है। इनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव। पात्रा चावल केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राउत की जमानत याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। 2 दिन पहले ही ईडी ने संजय राउत की जमानत याचिका का विरोध किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।